हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स माफिया। आज यार अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी हेमिस्फेयर के थ्रू कितना फ्लक्स पास होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से, अगर वो उसके सेंटर पर रखा हो या फिर उसकी एक्सिस पर रखा हो। तो इसमें दो सिनेरियोज हैं, है ना। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं जो डिस्क के साथ में, ठीक है। तो ये वाला केस तो तुमने जनरली किया ही होगा क्लासेस में, मैक्सिमम जगह पर करवा ही दिया जाता है। तो ये बहुत आसान भी है करने के लिए अगर तुम इसको गोस लॉ की हेल्प से करते हो। बट ये वाला थोड़ा सा, है ना, ट्रिकी है। मैं ये नहीं बोलता कि ये डिफिकल्ट बनेगा। हाँ, अगर इसको इसी के मेथड से, इसी स्फेयर, इस हेमिस्फेयर को मान करके अगर तुम इसका फ्लक्स निकालोगे तो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। मैं तुम्हें सिचुएशन समझाता हूँ कि एक चार्ज पार्टिकल क्यू जिसका चार्ज है, उसको हेमिस्फेयर रेडियस आर के एक बार तो सेंटर पर रखा जाता है, दूसरी बार उसको उसके एक्सिस पर, डिस्टेंस एक्स पर रखा जाता है। सेंटर से डिस्टेंस एक्स पर उसके एक्सिस पर रखा जाता है। तो इस सिनेरियो में कितना फ्लक्स होगा और इस सिनेरियो में कितना फ्लक्स होगा, ये दोनों में डिफरेंस हमें बताना है। मतलब दोनों में कितना कितना फ्लक्स होगा वो बताना है। ये दो सिनेरियोज हैं हमारे पास में। और क्योंकि हमें पता है कि ये वाला सिनेरियोज हमें आसान होता है, क्लास में भी कराया जाता है जनरली, कि अगर पूरा कंप्लीट स्फेयर होता तो सेंटर पर रखने पर टोटल एनक्लोज चार्ज क्यू होने पर टोटल फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज्ड बॉडी का वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो उसमें अगर आधा पार्ट कर दूंगा तो इस तरफ आधे हिस्से से आधा फ्लक्स जाएगा और इस तरफ के आधे हिस्से से आधा फ्लक्स जाएगा। तो इस वाले हेमिस्फेयर से उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का हाफ, यानी कि क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ये सिंपल होता है, ठीक है। ये सिंपल सा आंसर होता है इसका। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जितनी भी फील्ड लाइंस आएंगी, मान लो ये 50 फील्ड लाइंस बनाता है, तो इस हेमिस्फेयर के अंदर से 25 फील्ड लाइंस इस तरफ निकलेंगी और 25 फील्ड लाइंस इस तरफ से निकलेंगी। इस वजह से इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगी दोनों हाफ से। तो इस हाफ से उसकी आधी फील्ड लाइंस निकलेंगी, जितनी भी ये प्रोड्यूस करेगा उसकी आधी तो इस प्लेन से राइट साइड में जाएंगी और आधी इस प्लेन से लेफ्ट साइड में जाएंगी। इस वजह से आधी फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगे इस एरिया को, तो आधा फ्लक्स होगा इसका क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो मेजरमेंट होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का। कितनी फील्ड लाइंस, जितनी ये ओरिजिनेट करता है, जितनी प्रोड्यूस करता है, उसमें से कितनी फील्ड लाइंस इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट होता है, ठीक है। टोटल जितनी भी फील्ड लाइंस अगर निकल रही हैं सारी की सारी किसी एरिया से क्रॉस कर रहे होंगे तो टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे उससे आधी हो रही है तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। सेकंड सिनेरियो ये कि इस बार हमने सेंटर पर ना रखे, एक्सिस पर डिस्टेंस एक्स पर रख दिया। तो अब पूछा है इसके इसी हेमिस्फेयर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, कर्व्ड सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा। ये होलो हेमिस्फेयर है, एक तरीके से समझो इसको, क्या है, होलो हेमिस्फेयर, ठीक है। क्लोज्ड होता सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर यानी कि यहाँ पर ये वाला होलो है, सॉलिड जैसा भी, अगर ये यहाँ पर क्लोज्ड होता है ना ये वाला फेस, तब तो हम बोलते हैं कि भाई क्लोज हेमिस्फीयर है और ये वाली सरफेस भी क्लोज्ड है ये वाली। तो टोटल फ्लक्स इससे, इस पूरे क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि चार्ज बाहर की तरफ है। तो क्यू एन क्लोज जीरो है, तो गॉस लॉ की हेल्प से हम सीधा बता सकते थे आंसर जीरो है। लेकिन इस बार ये पूछा है कर्ड सरफेस से, है ना, हमसे पूछा गया है हेमिस्फीयर थ्रू कर्ड सरफेस, है ना। इसके बेस से नहीं पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ ये कर्व सरफेस जो होती है उससे कितना फ्लक्स गया वो हमसे पूछा गया, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डिस्क का डेरिवेशन याद है कि डिस्क में हमने किस तरीके से फ्लक्स निकाला था, अगर नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में तो उसके तुम्हें इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर उसको पहले उसको जरूर देखना। अगर तुमने वो कर लिया तो ये वाला सवाल तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको भी हम दो मेथड से करेंगे, इसका तुम्हें पता ही है, इसको हम दो मेथड से करेंगे। एक तो प्रॉपर गोसलो की हेल्प से, यानी कि सॉलिड एंगल की हेल्प से, और दूसरा हम करेंगे जो फंडामेंटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, ई डॉट डी ए, किसी भी डी एरिया से फ्लक्स जो पास होता है उसको ई डॉट डी ए से लिखते हैं, उसके थ्रू इंटीग्रेशन की हेल्प से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। दोनों से करेंगे। पहला क्योंकि जो सॉलिड एंगल का मेथड है वो थोड़ा आसान है, तो पहले उसको कर लेते हैं ना। उसको समझने से पहले तुम डिस्क पे आओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिस्क हमने जो समझा था उसका रिजल्ट मुझे तुम्हें रिवाइज करवा देना अभी ज़्यादा सही लग रहा है। कि अगर डिस्क है रेडियस आर की, अगर डिस्टेंस एक्स पर सेंटर से चार्ज क्यू रखा हुआ है और उसका हाफ एंगल थीटा नोट है, तो ये जो कोण बनेगा डिस्क का इस पॉइंट पर, चार सभी तरफ से सरकमफेरेंस को, इस डिस्क के सरकमफेरेंस को ज्वाइन करूंगा तो एक कोण बनेगा। कोण का जो सॉलिड एंगल है 3D में, वो सॉलिड एंगल अगर हाफ एंगल थीटा नोट होता है तो वो सॉलिड एंगल बनता है 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा नोट, और उसके थ्रू पास होने वाला जो फ्लक्स बनता है वो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नोट 1 माइनस कोस थीटा नोट बनता है। अगर तुम्हें इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो पहले वो वीडियो जा करके देखो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है, या फिर आई बटन पर क्लिक करके तुम देख सकते हो। खैर, अगर तुम्हें ये पता है कि जो फ्लक्स है क्यू बाई टू एप्सिलॉन नोट 1 माइनस कोस थीटा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस इतना सा समझना है कि जो सॉलिड एंगल होगा, सॉलिड एंगल होता है 3D का एंगल, किसी भी ज्योमेट्री का 3D पर, 3D में इस किसी एक पॉइंट पर सबटेंड करने वाला एंगल कितना होता है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो डिस्क है, मान लो अगर आर रेडियस की मैं डिस्क ले लूँ,
डिस्क क्या बनेगा, इस हेमिस्फेयर का ये जो बेस है ये एक डिस्क की तरह ही काम कर सकता है, ये रिंग बनेगी, इसको अगर मैं क्लोज कर दूं तो ये डिस्क बनेगा। ये डिस्क इस पॉइंट पर थीटा नोट एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये वाला जो सॉलिड एंगल है, ये वाला सॉलिड एंगल 2π1 - cos थीटा नोट है। तो ये वाला जो हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर भी तो इस पॉइंट पर इतना ही एंगल 3D में सबटेंड करेगा जितना ये डिस्क करेगी जो इसका बेस है। तो क्योंकि ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है बाहर वाली, इस जिसकी बाउंड्री ये है, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस उतना ही एंगल सबटेंड करेगी जितना ये डिस्क कर रही है। तो इसका भी हेमिस्फेयर का सॉलिड एंगल उतना ही होगा जितना इस हेमिस्फेरिकल सरफेस का, सॉरी, इस डिस्क का होगा। इस हेमिस्फेरिकल सरफेस का सॉलिड एंगल और इस डिस्क का सॉलिड एंगल इक्वल होगा। अगर तुम्हें इतना समझ में आता है तो फिर ये क्वेश्चन खत्म है, क्योंकि अगर सॉलिड एंगल सेम है तो उस सॉलिड एंगल में जाने वाली फील्ड लाइन सेम होंगी तो फ्लक्स सेम होगा। या फिर दूसरा एक्सप्लेनेशन मैं ये भी दे सकता हूँ, एक तो ये कि भाई सॉलिड एंगल है सेम, तो इस यूनिट सॉलिड एंगल में जाने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम होंगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज है, चारों तरफ सिमेट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी। तो इतने सॉलिड एंगल में चाहे वो डिस्क का चाहे हेमिस्फीयर का, नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम रहेंगी। क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम रहेंगी तो जितनी फील्ड लाइंस इस डिस्क को क्रॉस करती हुई जाएंगी वो आगे जाकर के इसी कर्व्ड सरफेस को क्रॉस करेंगी जो कि हेमिस्फेरिकल सरफेस होगी। तो जितनी फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं, अगर उतनी फील्ड लाइंस इसको भी क्रॉस करेंगी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया सेम है, तो फ्लक्स भी तो सेम ही होगा। क्योंकि फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस कर रहे हैं उसका मेजरमेंट। अगर किन्हीं दो सरफेसेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो इक्वल फ्लक्स होगा। अब जो फील्ड लाइन यहाँ पर आएगी इस बेस से गुजरेगी, वही तो आगे जाकर के इस क्रॉस सेक्शन जो कर्व्ड सरफेस है हेमिस्फीयर की उसको क्रॉस करेगी। जो इसके बाहर है वो इसको क्रॉस भी नहीं कर सकती, वो उससे भी बाहर रहेगी। तो क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसकी और इसकी क्रॉस करने वाली बराबर हैं तो दोनों का फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। समझ में आ गई क्या बात, दोनों के फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये आ सकता है कि अगर मैं ये क्लोज्ड रखता, इस बाउंड्री को भी क्लोज रख देता और ये भी क्लोज्ड, तो फिर बोल रहे हो कि क्योंकि चार्ज बाहर था, क्यू इनसाइड जीरो था, तो टोटल फ्लक्स जीरो होना चाहिए था फिर, क्योंकि क्यू इनसाइड जीरो है। गॉस लॉ के हिसाब से टोटल फ्लक्स क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर चार्ज बाहर है तो क्यू इनसाइड जीरो तो फ्लक्स जीरो। लेकिन अभी तो आप सर ये बोल रहे हो कि इसका भी फ्लक्स और इसका भी फ्लक्स बराबर है, तो फिर तो जुड़ करके 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका जो भी फ्लक्स आया था Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा नॉट, इतना ही उसका फ्लक्स है, तो फिर तो टोटल जीरो हो जाएगा, सॉरी जुड़ करके डबल हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा नॉट आ जाएगा। लेकिन होना तो आंसर जीरो चाहिए। पर देखो, जब मैं इस सरफेस को अलग तरीके से, इसको अलग सरफेस इंक्लूड कर रहा हूँ, इसको अलग सरफेस इंक्लूड कर रहा हूँ, तब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। मैं एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूँ कि एरिया वेक्टर मैंने अपने हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मान लिया। लेकिन जब मैं इसको एक क्लोज्ड बॉडी कंसीडर करूंगा तो क्लोज्ड बॉडी के लिए एरिया वेक्टर मानने की कंडीशन है कि वो हमेशा कर्व्ड सरफेस के या फिर उसका जो भी फ्लैट सरफेस कर्व्ड सरफेस जैसा भी हो, क्लोज्ड बॉडी के आउटर साइड में उसका एरिया वेक्टर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर तो इस तरीके से डिफाइंड होगा हर एक पॉइंट पर, क्योंकि कर्व्ड सरफेस है तो एरिया वेक्टर हर अलग होगा। और ये वाली जो फ्लैट सरफेस होगी इसमें बाहर की तरफ, क्योंकि ये तो इनसाइड है तो आउटसाइड यानी कि यहाँ पर इसका फ्लक्स एरिया इस तरफ होगा, तो इसके लिए वो फ्लक्स नेगेटिव हो जाए क्योंकि एरिया वेक्टर इधर और फील्ड लाइंस इधर जाएंगी, तो फ्लक्स नेगेटिव। और इसके लिए फील्ड लाइंस भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो फिर अगर मैं इसको क्लोज्ड बॉडी कंसीडर करूंगा तो इस वाली सरफेस का फ्लक्स नेगेटिव और इस वाली का पॉजिटिव आएगा, तो टोटल जीरो ही आएगा। तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई क्या बात। लेकिन अगर मैं इनको अलग अलग देखता हूं तो फिर अगर इसको एक सरफेस देखता हूं, फ्लैट ओपन सरफेस, तो मैं एरिया वेक्टर इधर मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो सिर्फ साइन कन्वेंशन होगा एरिया वेक्टर मानने के हिसाब से, प्लस में या माइनस में फ्लक्स। तब मैं सिर्फ फ्लक्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ और इसमें भी फ्लक्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से है, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि इसका सॉलिड एंगल और इसका सॉलिड एंगल बराबर है, तो इसके सॉलिड एंगल में जितना फ्लक्स आएगा उतना ही इसके सॉलिड एंगल में फ्लक्स आएगा, क्योंकि दोनों का सॉलिड एंगल बराबर है, तो दोनों में फ्लक्स सेम होगा। एक तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगी वही फील्ड लाइंस आगे जाकर के इसको क्रॉस करेंगी, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग बोथ द सरफेस आर इक्वल, तो उन दोनों का फ्लक्स सेम होगा। ठीक है, दोनों एक्सप्लेनेशन से हम बता सकते हैं कि डिस्क का फ्लक्स ही इस हेमिस्फीयर का फ्लक्स होगा, और डिस्क कौन सी, जो उसका बेस है। अब तुम बोलोगे सर क्या ये इसी हेमिस्फीयर में ही ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम किसी भी कोई भी स्फेरिकल कैप यहाँ से स्फीयर को काट दो तो ये एक स्फेरिकल कैप बनेगा। ये जो कैप बनेगा इसका बेस जो डिस्क बनाएगा इतने एंगल का, उसमें से जो फ्लक्स लाइन फील्ड लाइंस जाएंगी वो इस कैप के अंदर से गुजरेंगी, तो इस वाले डिस्क का फ्लक्स और इस वाली कैप का फ्लक्स बराबर होगा। समझ में आई क्या बात? तब बराबर होगा अगर वो चार्ज उसके एक्सिस पर है तो। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन सिमेट्रिक पास बराबर पास होनी चाहिए।
तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि डिस्क के बराबर आंसर आएगा। तो हम आ जाते हैं वापस। मेथड 1 वही है, सॉलिड एंगल वाला मेथड, हेमिस्फेयर का जो फ्लक्स निकालने का, कि इस वाले डिस्क से जो फ्लक्स पास होगा वही फ्लक्स इस कर्व्ड सरफेस से पास होगा, तो दोनों का फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। और डिस्क का तो हमें पता है कि Q/2ε0 1 - cos थीटा होता है। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पर लिंक मिल गई होगी तुम्हें, वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। अदरवाइज तुम्हें याद है तो हम सीधे लिख सकते हैं। तो इस हेमिस्फेयर का फ्लक्स भी हम सीधे लिख सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि सॉलिड एंगल दोनों का बराबर है, यहाँ पर जितना सॉलिड एंगल इसका उतना ही इसका है, साथ ही साथ डिस्क का और फिर हेमिस्फेयर का फ्लक्स बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द हेमिस्फेयर आर सेम एज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द डिस्क, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन दोनों की सेम है तो फ्लक्स सेम होगा, और वो फ्लक्स Q/2ε0 1 - cos थीटा के बराबर होगा। ये मेथड 1 था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेथड 2। ये पूरा प्रॉपर कैलकुलस वाला मेथड है। इसमें तुम्हें कोई गॉस लॉ वगैरह की नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का वो कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ वो आसान होता है। वो कंसेप्चुअल चीज़ है लेकिन वो चीज़ों को आसान कर देती, कैलकुलेशन तुम्हारी बिल्कुल खत्म कर दी उसने। इसमें कैलकुलेशन बहुत भर भर के है, लेकिन फंडामेंटल डेफिनेशन है फ्लक्स की E.dA, सिंपल। तो E.dA की हेल्प से अगर तुम करोगे तो किस तरीके से कर सकते हो, ध्यान से सुनना। ये जो सरफेस है, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस, इस सरफेस में यहाँ से अगर मैं देखूंगा ना, तो क्योंकि मैं अलग अलग डिस्टेंस पर जाऊंगा तो अलग अलग डिस्टेंसेस पर अलग अलग एंगल थीटा पर अलग अलग डिस्टेंसेस पर ये कर्व सरफेस आएगी। तो थोड़ा सा मुश्किल है इसको कैलकुलेट करना। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ तो सिमेट्री ढूंढनी पड़ेगी हमें। जैसे कि हम सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए भी करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के भी करते हैं, कि ये जो अगर हेमिस्फेयर है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए भी इस पर इसकी जो स्फेयर की स्फेरिकल सरफेस है उस पर हम रिंग्स मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लगातार ऐसे रिंग्स बना लेते हैं। दूसरा, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए भी हम यही करते हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे कि ये स्फेरिकल कैप है ना, हेमिस्फेयर है, तो इस पर ऐसी बहुत सारी रिंग्स मान लेंगे जिनसे बनता हुआ इसको स्फेयर को माना जा सकता है। और ऐसे जैसे जैसे मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो उस रिंग्स की रेडियस स्मॉल होती जाएगी, और यहाँ पे जाते जाते वो जीरो रिंग की रेडियस बनेगी, जीरो रेडियस की रिंग बनेगी, और यहाँ पर वो कैपिटल R की रेडियस बनेगी, रेडियस की रिंग बनेगी, और इधर जाते जाते वो रेडियस स्मॉल होती जाएगी। इस तरीके के एलिमेंट्स मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं ना, सिंपल ये मान लेते हैं कि ये जो इसका एक्सिस है, इस एक्सिस से डिस्टेंस थीटा पर जा करके मैं इस जगह पर ये एक रिंग एलिमेंट मान लेता हूँ उस हेमिस्फेरिकल सरफेस पर, है ना, चारों तरफ एक रिंग बन जाएगी। उस रिंग की रेडियस मान लो स्मॉल r है। तो इसका ये जो इसका रिंग मानूंगा, उस रिंग की एक रिंग r यानी कि एंगल अल्फा पर जाकर या फिर थीटा पर जाकर के मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप मान लूंगा, रिंग की एक स्ट्रिप, एंगल अल्फा पर जाकर के डी अल्फा एंगल की, थीटा पर जाकर के डी थीटा की। तो अगर मुझे थीटा में जाना इंटीग्रेट करना होगा तो हम थीटा में, या फिर इस एंगल अल्फा में करना होगा तो इस अल्फा में भी कर सकते हैं, ठीक है। एंगल अल्फा इसका सेंटर से है, पर क्योंकि हमें यहाँ से फ्लक्स निकालना है, हमारा चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये एंगल 0 से और ये थीटा नोट कितना बन रहा होगा सेंटर से और इसके सर्कम्फरेंस का जो बिल्कुल एंड पॉइंट होगा। इस थीटा नोट के फॉर्मेट में हमें आंसर चाहिए, ठीक है। ये अल्फा तो 0 से 90 जाएगा, ये चार्ज क्यों कहीं भी रखा हो, अगर मैं सेंटर से अगर एलिमेंट लेना स्टार्ट करूंगा तो वो तो 0 से और 90 डिग्री में हमेशा बनेगा। तो उसका तो इसकी डिस्टेंस एक्स पर कोई डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा, उसमें आंसर बनेगा ही नहीं एक्स के फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो हमें यहीं से मानना पड़ेगा कि हम थीटा पर जाकर के और डी थीटा एंगल की एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप मान लेंगे जो चारों तरफ इस स्फेयर को पूरा बंद करेगी, है ना। ये एक स्ट्रिप मान लेंगे ऐसी, इसकी विड्थ इसके आर्क लेंथ के बराबर होगी। समझ में आ रही बात। अब हम कैसे करेंगे कि इसकी सरकमफेरेंस इनटू इस स्ट्रिप का विड्थ हम क्या कर लेंगे, इसका डीए मान लेंगे, है ना। इसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर इंटू इसकी विड्थ जो होगी उसको मल्टीप्लाई करके इसका डीए निकाल लेंगे। और इस डीए वेक्टर में क्योंकि सेंटर से इधर जाऊं, चाहे मैं इधर जाऊं, चाहे इधर की तरफ जाऊं, चाहे मैं ऐसे जाऊं, इस रिंग पर कहीं भी चला जाऊं, वो सिमेट्रिक पॉइंट होगा। एक जैसे कि एक रिंग बनेगी, इस रिंग का सेंटर पर ये एक्सिस पर ये पॉइंट रखा हो, समझ में आएगी, जैसे कौन बनता है वैसा सा बनेगा। तो क्योंकि सारे पॉइंट इस रिंग के इस पॉइंट के लिए सिमेट्रिक हैं, तो किसी एक पॉइंट पर जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल बनेगा वैसा ही पूरे के पूरे रिंग के लिए बनेगा। तो मैं एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है वो देख लेता हूँ, उसमें एरिया वेक्टर किधर है वो देख लेता हूँ, उनके बीच का एंगल देख लेता हूँ, E.dA कर देता हूँ, और फिर इस रिंग के लिए अगर मैं पूरा इसका रिंग का एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उतना इस रिंग का स्ट्रिप का फ्लक्स आ जाएगा। उसको फिर मैं जीरो से एंगल 0 से लेकर के थीटा नोट में इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि 0 पर यहाँ पर सबसे छोटी रिंग बनेगी, फिर ये बनेगी, फिर ये बनेगी, ऐसे बड़ी बड़ी रिंग बनती जाएंगी, सबसे लास्ट वाली रिंग यहाँ पर बनेगी, और एंगल थीटा 0 से लेकर के थीटा नोट तक ऐसी रिंग्स बनेंगी, और मैं इंटीग्रेट कर लूँगा तो थीटा नोट के फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा। ये हमारा आइडिया है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
जो डी फाई बनेगा वो ई डॉट डी ए बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि हम यहाँ से डिस्टेंस इस पॉइंट पर, ये सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, वो डिस्टेंस हमने एल मान ली, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग इस तरफ होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाई एल स्क्वायर, क्योंकि इस सर्कमफेरेंस का ये जो हमने एलिमेंट माना है, इस एलिमेंट का सर्कमफेरेंस का इस पॉइंट से डिस्टेंस एल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई एल स्क्वायर होगी। साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि जो एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल, इसी जो एक्सिस हो गया, ये जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ में इसका एंगल थीटा है जो तुमने एलिमेंट लिया वहाँ का, तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होगा उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल चाहे मैं यहाँ पर देखूँ चाहे यहाँ पर देखूँ, एक ही बात है, वो एंगल थीटा ही होगा। ठीक बात है। साथ ही साथ हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एंगल, सॉरी एरिया डी है, इस स्ट्रिप का एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया क्या बनेगा, देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसकी जो सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर, 2 पाई आर, अगर मैं ये रेडियस आर मानता हूँ तो 2 पाई आर इसकी रेडियस, और आर को मैं लिख सकता हूँ एल के फॉर्मेट में कि एल का कोस थीटा कॉम्पोनेंट तो एक्स प्लस ये डी बनेगा और एल का साइन थीटा कॉम्पोनेंट ये आर बन जाएगा। समझ में आएगी बात, एल का साइन थीटा कॉम्पोनेंट आर बन जाएगा। ठीक है, ये डी ए कैसे लिखेंगे, तो सर्कमफेरेंस आ जाएगा 2 पाई आर से इंटू इस स्ट्रिप की विड्थ। उस स्ट्रिप की विड्थ मैं कैसे लिखूंगा, देखो अगर मैं एंगल थीटा पर जाकर के डी थीटा का आर्क लेता, डी थीटा एंगल का, तो वो इस एल रेडियस का आर्क बनता, एल रेडियस का आर्क ऐसे। लेकिन ये तो एल रेडियस के आर्क में तो रिंग नहीं मानी अपन ने, ये तो हमने ऐसे मानी है कि इस हेमिस्फेयर के ऊपर कैपिटल आर रेडियस का एक स्फेयर था, उसके ऊपर हमने स्ट्रिप मानी है। तो अगर मैं एल लेंथ के एल रेडियस का मानता तो उसकी तो कर्वेचर ही कुछ ऐसी होती, इसको क्रॉस कर रही होती। समझ में आ रही बात। तो ये जो स्ट्रिप है इसकी विड्थ अलोंग द हेमिस्फेयर मैं यहाँ से नहीं मान सकता डी थीटा एंगल, मैं ये करूँगा कि यहाँ से अगर एंगल अल्फा पर, जिस पॉइंट पर मैं यहाँ पर गया उसका ये एंगल थीटा बन रहा है, तो अगर उसका यहाँ से एंगल अल्फा बन रहा है तो मैं अल्फा पर जाकर के डी अल्फा की जरूर स्ट्रिप ले सकता हूँ, कि यहाँ पर अल्फा एंगल पर जाकर के और डी अल्फा एंगल की ये स्ट्रिप जरूर मान सकता हूँ। ये बिल्कुल इसी हेमिस्फेयर के अलोंग आएगी क्योंकि उसी रेडियस आर में ये स्ट्रिप बनी है। समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहली मिस्टेक या फिर सबसे पहला कंफ्यूजन जो बच्चों को आता है कि वो इसी पॉइंट से एलिमेंट ले लेते हैं, तो थीटा पर जाकर के डी थीटा का ही एलिमेंट ले लेते हैं, जो कि इस रेडियस का, क्योंकि ये हेमिस्फेयर ही नहीं है तो उस हेमिस्फेयर के अलोंग उसका एलिमेंट कैसे आ सकता है रिंग का, क्योंकि वो इस आर रेडियस का है, तो हम आर रेडियस में किसी एंगल अल्फा पर जाकर के डी अल्फा एंगल का आर्क लेंगे तो तब वो जाकर के वो स्ट्रिप जो बनेगी वो इस हेमिस्फेयर के कर्ड सरफेस की एक स्ट्रिप बनेगी, रिंग सर्कुलर स्ट्रिप बनेगी। ठीक है, हम क्या करेंगे कि आर डिस्टेंस पर जाकर के डी आर अल्फा एंगल पर जाकर के डी अल्फा का जो एलिमेंट लिया है, जो कि ये अल्फा यहाँ से बनने पर ये थीटा यहाँ बनता है, तो हमें थीटा और अल्फा का रिलेशन भी निकालना पड़ेगा, परंतु अल्फा एंगल पर जाकर के डी अल्फा का एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ क्या बन जाएगी, आर रेडियस इंटू डी अल्फा, इसका मान लो स्मॉल एंगल है तो सर्कमफेरेंस कितनी बन जाएगी इस छोटे से एंगल में, आर इंटू थीटा, आर इंटू डी अल्फा। तो ये जो आर इंटू डी अल्फा है ये इस स्ट्रिप की विड्थ है। ठीक है, ऐसे समझ लो इस तरीके से, ये जो विड्थ है ये आर इंटू डी अल्फा, विड्थ ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, यार डी अल्फा, तो 2 पाई आर सर्कमफेरेंस इंटू कैपिटल आर इंटू डी अल्फा ये स्ट्रिप की विड्थ है, और के क्यू बाई आर एल स्क्वायर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ई डॉट डी ए को लिखेंगे ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, और थीटा कौन सा, अब यहाँ पर जो एंगल थीटा बनेगा वो ये वाला थीटा नहीं है सबसे पहली बात तो मैं इसको एंगल कोस बीटा बोल देता हूँ, चलो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया हमने के क्यू बाई एल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस एल था 0.4 था, और डी हमने ये निकाल लिया। अब कोस बीटा, बीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। ध्यान से देखो इस जगह पर ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, एरिया वेक्टर बनेगा। समझ में आ गई बात, ये एरिया वेक्टर बनेगा, इसको मैं डी ए बोल देता हूँ एक तरीके से। अब ये अगर एरिया वेक्टर है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो तो तुम्हारी इस तरफ थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल अल्फा था, लेकिन ये जो रेडियस, ये जो एलिमेंट लिया वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एरिया वेक्टर रेडियस का एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ में ये अल्फा एंगल है, तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ में भी इस एरिया वेक्टर का एंगल यहाँ पर भी अल्फा ही होगा। तो ये टोटल एंगल क्योंकि अल्फा है, उस टोटल एंगल में से ये वाला एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल बचा वो अल्फा माइनस थीटा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई का कोस अल्फा माइनस थीटा कंपोनेंट। तो ये जो एंगल बीटा है वो बीटा कितना बन जाएगा, एक तरीके से इसको बीटा बोल रखा है, ये बीटा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा माइनस थीटा है।
आई होप कि तुम्हें एक बार ज्योमेट्री तो समझ में आ गई होगी, अब आगे तो कैलकुलेशन ही बची है सिर्फ। अगर तुमसे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो तुम वीडियो को बैक करके जरूर देख लेना, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो तुम टेलीग्राम के अपने डाउट ग्रुप माफियाज.क्लास ग्रुप पे आकर के पूछ सकते हो, जिसकी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। डी फाई बन जाएगा, एरिया लिख दिया डी ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कोस बीटा, बीटा अल्फा माइनस थीटा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ये बन जाएगा 2 पाई आर डी अल्फा, हमें क्योंकि कैपिटल आर में और डी अल्फा की वैल्यू हमें डी अल्फा को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि थीटा में जाना है, हमें अल्फा में नहीं, हमें थीटा में इंटीग्रेट करना है, तो हमें उनको हटाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? रेडियस को हमें क्योंकि थीटा में जाना है तो हमें सारे पैरामीटर्स को थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देखो लिखना ही पड़ेगा। अब हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ये वाला जो आर है, इस आर का कोस अल्फा कॉम्पोनेंट किसके बराबर है? डी के बराबर। आर का कोस अल्फा कॉम्पोनेंट डी के बराबर। हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस हम निकाल करके हम इन वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए हमें ये दिखा कि कैपिटल आर का कोस अल्फा डी लिखा जा सकता है। हमने ये बोल दिया कि सेंटर से ये जो एलिमेंट है उसकी डिस्टेंस डी है, और ये भी बदलेगा अल्फा के साथ साथ में। लेकिन इस एलिमेंट के लिए जो डिस्टेंस अगर ये एल है तो एल का कोस थीटा कॉम्पोनेंट ये बनेगा, और ये बन जाएगा एक्स प्लस डी। तो एल का कोस थीटा कॉम्पोनेंट एक्स प्लस डी, और डी की जगह रख देंगे आर प्लस कोस अल्फा, सॉरी आर कोस अल्फा। तो यहाँ से x प्लस आर कोस अल्फा एल कोस थीटा के बराबर निकल के आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्योंकि कांस्टेंट है, सेंटर से इस चार्ज की डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये ऐसे नहीं कि दूर जा रहा है पास आ रहा है, नहीं, एलिमेंट्स जो आ रहे हैं एलिमेंट्स में एंगल थीटा वेरिएबल है, सिर्फ x वेरिएबल नहीं है उस एलिमेंट के अंदर। तो x कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 बन गया। r ऐसे कैसे, r भी कांस्टेंट है हेमिस्फीयर का रेडियस। कोस अल्फा, अल्फा जरूर वेरिएबल है, थीटा के साथ साथ अल्फा बदलेगा, तो अल्फा का डिफरेंशिएशन बन जाए कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन अल्फा और अल्फा का डी अल्फा इज इक्वल टू एल। फिर से एल की अगर हम बात करेंगे तो ये जो एल है, ये डिस्टेंस एल इंटू कोस थीटा का जो डिफरेंशिएशन बनेगा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो साइन अल्फा जो डी अल्फा है, साइन अल्फा डी अल्फा की वैल्यू एल अपॉन में आर साइन थीटा डी थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब साइन अल्फा जो बनेगा, आर साइन अल्फा की वैल्यू जो बनेगी वो एल इंटू साइन थीटा बनेगी, आर साइन अल्फा। यहाँ से देखो आर साइन अल्फा ये बनेगा आर का साइन अल्फा कॉम्पोनेंट, और एल का भी साइन थीटा कॉम्पोनेंट यही बनेगा क्योंकि आर के बराबर है। आर साइन थीटा बोलूँ, आर साइन अल्फा बोलूँ या एल साइन थीटा बोलूँ, दोनों ही किसके बराबर है? स्मॉल आर जो रेडियस हमारे एलिमेंट की है उसके बराबर। अब ध्यान से सुनो, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कैपिटल आर कॉन्स्टेंट, साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन कोस अल्फा इंटू डी अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो एल ऐसे कैसे, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा इंटू डी थीटा, और कोस अल्फा डी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन में आर कोस थीटा डी थीटा। यहाँ से साइन अल्फा डी अल्फा की वैल्यू आ गई, यहाँ से कोस अल्फा डी अल्फा की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से सुनो, ये जो डी फाई बना था 2 पाई आर इंटू कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर की वैल्यू और डी अल्फा की वैल्यू हमें कैपिटल आर डी अल्फा, स्मॉल आर की वैल्यू रख देंगे सबसे पहले। तो स्मॉल आर की वैल्यू को हम एल साइन थीटा लिख सकते हैं, वो हमने रख दिया। आर डी अल्फा ऐसे कैसे, के क्यू बाई एल स्क्वायर कोस अल्फा माइनस थीटा, एक एल से एक एल कट जाएगा, नीचे एल बचेगा। अब यहाँ पर बन जाएगा 2 पाई आर के और क्यू ये सारे कॉन्स्टेंट एक तरफ ले लिए, बाकी सारे वेरिएबल जो साइन थीटा है, कोस अल्फा माइनस थीटा और ये डी अल्फा ये सारे एक तरफ ले लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, कोस अल्फा माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। कोस अल्फा माइनस थीटा क्या बनेगा, ये बनेगा कोस अल्फा साइन थीटा, सॉरी कोस अल्फा कोस थीटा माइनस इसमें कोस ए माइनस बी में बीच में प्लस आता है, तो कोस अल्फा कोस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। साथ ही साथ ये साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई भी होगा ब्रैकेट के अंदर, तो मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ। देखो साइन थीटा बाहर है, अंदर कोस अल्फा कोस थीटा और प्लस का साइन अल्फा साइन थीटा। ठीक है, अब ये साइन थीटा अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, कोस अल्फा टाइम्स कोस थीटा साइन थीटा ये बन गया, इनटू में ये डी अल्फा भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर डी अल्फा। और इधर जब साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फा इंटू डी अल्फा। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको ओपन करके एक्सपेंड करेंगे तो ये साइन अल्फा कोस थीटा साइन थीटा डी अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा डी अल्फा ये बन जाएगा। अब हमें पता है कि जो साइन अल्फा डी अल्फा है वो एल अपॉन में आर साइन थीटा डी थीटा है। साइन अल्फा डी अल्फा इसकी वैल्यू रिप्लेस करी जा सकती है एल अपॉन में आर साइन थीटा डी थीटा से, और यहाँ से ये जो कोस अल्फा डी अल्फा है, यहाँ से कोस अल्फा डी अल्फा इसको रिप्लेस किया जा सकता है एल अपॉन में आर कोस थीटा डी थीटा से। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे एल अपॉन में आर कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा यहाँ पर था एक तो मल्टीप्लाई होकर कोस स्क्वायर थीटा बन गया, और यहाँ पर साइन थीटा ऑलरेडी था तो यहाँ पर साइन थीटा ये वाला आएगा, तो साइन की पावर 3 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है साइन की पावर 3 थीटा एल अपॉन में आर इंटू डी थीटा, डी अल्फा हट जाएगा क्योंकि साइन अल्फा डी अल्फा पूरा रिप्लेस हुआ है। ये तुम्हारा डी फाई बनेगा।
क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आर बाई एल और अंदर एल बाई आर कॉमन आकर के ये कट जाएगा, तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा, इन दोनों में ये साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये डी इंटू डी थीटा, और ये साइन की पावर 3 थीटा डी थीटा। यहाँ से साइन थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँगा साइन थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा कॉमन ले लिया हमने, बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर यहाँ पर तो कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा डी थीटा 0 से थीटा नॉट। ठीक है, अब ये बन जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और साइन का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस का कोस थीटा 0 से थीटा नॉट। ठीक है, और ये जो क्यूब 5 बन जाएगा फ्लक्स, फ्लक्स बन जाएगा क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा नॉट, क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा, अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस का कोस थीटा नॉट, माइनस माइनस प्लस कोस 0 1, तो 1 माइनस कोस थीटा नॉट। ये वही फ्लक्स बन रहा है जैसा कि डिस्क का फ्लक्स बनता था, क्योंकि हमने मेथड 1 में भी प्रूव करा कि क्योंकि सॉलिड एंगल बराबर है, फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दोनों की क्रॉस करने वाली बराबर है, तो फ्लक्स तो सेम आना ही चाहिए। हालांकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब सी होती है, तो हमें लगता है कि हाँ ये किस तरीके से हो रहा है, और थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है इसको सोल्व करने के लिए, बट हाँ हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखो आंसर तो आ गया इसका है ना, लेकिन हमने कुछ कुछ मिस किया है इसमें डेरिवेशन में। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो गलती तुम्हें आसानी से मिलेगी नहीं, मैं तुम्हें पहले बता दूं। लेकिन अगर तुम सच में बहुत डिटेल में चीज़ों को देखते हो और समझते हो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले मेथड, इसमें क्या वेरिएबल्स होते हैं, किस तरीके से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट होते हैं, फंक्शन में रिलेशन कैसे आते हैं, तब जा करके तुम इसमें पता लगा सकते हो कि इस डेरिवेशन में हमने कहीं ना कहीं एक फ्लो रख दिया है। ठीक है, तो मैं तुम्हें फ्लो बताता हूँ और फिर तुम कमेंट में मुझे कमेंट करके बताना क्या तुमने वो फ्लो आइडेंटिफाई कर लिया था ड्यूरिंग द डेरिवेशन या फिर नहीं। देखो हम जब डिफ्रेंशिएट कर रहे थे ना, हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल सही आ गया, और इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वो चीज़ें सही हो गई फिर, कि ये जो डिफ्रेंशिएशन करा इसमें हमने एक्स को डिफरेंस कांस्टेंट मान करके डिफरेंशिएशन 0 कर दिया, बिल्कुल वो एक्स कांस्टेंट है भी क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, बिल्कुल सही करा। थीटा अल्फा वेरिएबल हैं, उनका डिफरेंशिएशन करा, लेकिन इन इक्वेशंस में एल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एल वेरिएबल है, क्योंकि एल है डिस्टेंस इस पॉइंट से इस हेमिस्फेयर के जो कर्व सरफेस है उसका पॉइंट, और क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस एक्स प्लस कैपिटल आर बनेगी, यहाँ पर ये डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर का रूट बनेगा, तो अलग अलग जगह पर ये एल जो है वो अलग अलग बनेगी। तो ये एल वेरिएबल था, लेकिन हमने एल को वेरिएबल मान करके डिफ्रेंशिएट नहीं किया, उसको कांस्टेंट मान करके, और हमने ये रिलेशन निकाल लिया, इस रिलेशन को यूज किया यहाँ पर, तो हमारा आंसर भी सही बन गया। समझ में आ गई क्या बात? हुआ क्या ऐसा, हुआ ये ऐसा क्योंकि देखो मैं तुम्हें अल्टरनेटिव मेथड, जो कैलकुलेशन का अल्टरनेटिव मेथड है उससे करवाऊंगा, और वो ज़्यादा वो बिल्कुल करेक्ट मेथड है कैलकुलेशन का, बट मैं तुम्हें दिखा रहा था कि अगर तुम इस चीज़ को मिस करते हो ना तो तुम्हारा आंसर सही बैठेगा। तो अब कमेंट में बताओ कि तुमने क्या ये फ्लो, क्योंकि एल वेरिएबल था हमने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, जो कि करना चाहिए था हमें डिफरेंशिएशन, क्योंकि पूरे इक्वेशन का कर रहे हैं तो सभी वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, वो हमने नहीं लगाया, तो क्या ये फ्लो तुमने आइडेंटिफाई कर लिया था क्या? ठीक है, और अब क्योंकि हमने कर लिया था हम इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कैलकुलेशन हम दूसरे तरीके से करेंगे तो उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। हमने गलत क्या करा, हमने गलत ये करा क्योंकि एल वेरिएबल था लेकिन हमने डिफरेंशिएट नहीं करा, डिफरेंशिएट नहीं करा वो गलत बात थी, लेकिन अगर हम करते तो भी वो आगे जाके कैलकुलेशन में कैंसिल आउट हो जाता है वो वाला टर्म। तो क्योंकि एल पर डिपेंडेंट नहीं है, एक्स पर आर पर इन सब चीज़ों पर और थीटा पर ये वेरिएबल होंगे, या तो थीटा वेरिएबल हो गया एक्स और आर, एक्स और कैपिटल आर, इस इन टर्म्स में हमारा आंसर आएगा, तो एल पर डिपेंडेंट नहीं था फाइनल आंसर, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा बीच में ही, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि वो इस एल पर इन डिस्टेंसेस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, वो डिपेंडेंट होगा इस एक्स पर, इसकी रेडियस आर पर, ये आर रेडियस ये जो भी है, और या फिर एंगल थीटा पर, जो कि इस एल से इंडिपेंडेंट है ना। तो इस वजह से डीएल वाला टर्म हमेशा कटेगा, और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि वो एलिमिनेट करने के बाद में अल्टरनेटिव मेथड कैलकुलेशन का जो है उसमें उसका हमें ये फ्लो को रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और बिल्कुल सही तरीके से आंसर आ जाएगा। अल्टरनेटिव मेथड ये है कि जो हमारी जो इक्वेशंस थी, ये दोनों इक्वेशन थी, इनको डिफरेंशिएट करा डीएल मान करके कि भाई डीएल भी, एल भी वेरिएबल है, तो डीएल में हमारे टर्म्स में ये तो आ ही गया था, साथ ही साथ में इस बार मल्टीप्लिकेशन रूल में हमने एल को कांस्टेंट मान करके कोस थीटा का डिफरेंशिएशन कर दिया था, इस बार हम कोस थीटा को कांस्टेंट मान करके एल का डिफरेंशिएशन डीएल रखेंगे। यहाँ पर भी इधर भी साइन थीटा को ऐसे कैसे रखे, एल का डिफरेंशिएशन डीएल, ये दो इक्वेशंस हैं। ठीक है ना, यहाँ से हमने क्या करा, एक जगह से डीएल निकाल लिया, हमने क्या करा कि इसको उधर भेज दिया और कोस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो डीएल आ गया, डीएल की वैल्यू हमने यहाँ पर चिपका दी, और फिर हमने क्या करा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा, इधर आर कोस अल्फा डी अल्फा इक्वल टू में एल कोस थीटा डी थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी एल की वैल्यू ये रख दी यहाँ से, एल साइन थीटा को डी थीटा माइनस आर साइन अल्फा डी अल्फा अपन में कोस थीटा। इसको हमने सोल्व करा कि भाई ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं
इसको सबसे पहले तो साइन थीटा को इस वाले पूरी में एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करा और अलग अलग टर्म्स बना ली। इन टर्म्स में से ये जो पहली एल वाली टर्म्स बनी, एल और डी थीटा वाली, इनको एक तरफ रख लिया और ये आर और डी अल्फा वाली इन दोनों को एक तरफ कर लिया। इसमें से एल इंटू डी थीटा कॉमन ले लिया, एल इंटू डी थीटा इस तरफ, और ये इधर आने के बाद में से इसमें से आर और डी अल्फा दोनों में से कॉमन ले लिया, आर और डी अल्फा। यहाँ पर कोस थीटा कोस अल्फा बन गया और इसमें से ये बच गया यहाँ पर राइट साइड में एल डी थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ पर कोस थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा बन गया। एलसीएम लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 बाई कोस थीटा बन जाएगा और ये एल डी थीटा अपन में कोस थीटा। इधर क्या बनेगा आर डी अल्फा और ये अंदर बन जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो कोस अल्फा कोस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये क्या बन जाएगा कोस ए माइनस बी, कोस थीटा माइनस अल्फा या कोस अल्फा माइनस थीटा, अल्फा बड़ा एंगल है इसलिए कोस अल्फा माइनस थीटा इसको लिख देंगे। तो आर डी अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस थीटा अपॉन में कोस थीटा इक्वल टू एल डी थीटा अपॉन में कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, यहाँ से हमें मिल गया कोस अल्फा माइनस थीटा इंटू डी अल्फा, इसकी वैल्यू एल अपॉन में आर इंटू डी थीटा। समझ में आ गई बात। अब इसको हमारी जो इक्वेशन आई थी डी फाई की 2 पाई आर के इंटू क्यू साइन थीटा अपन में एल इंटू कोस अल्फा माइनस थीटा इंटू डी अल्फा, ये जो हमारा डी फाई का इक्वेशन बना था ये, इसमें के क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कटेगा और ये क्यू अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट और ये आर अपन में एल और इसको एक्सपेंड करके हमने इक्वेशन लिखी थी। इसको हम इस तरीके से ना करके यहीं से आगे हम फॉरवर्ड कर जाते हैं क्योंकि हमें कोस अल्फा माइनस थीटा इंटू डी अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है। और देखो वो एल कट जाएगा, इसमें एल यहीं पर कट जाएगा, इसमें बाद में इनको सोल्व करते इन इक्वेशंस को और फिर यहाँ पर रखते तब डी एल कटता कहीं ना कहीं से, तो हमने उस कैलकुलेशन को बाईपास ही कर दिया क्योंकि वो बहुत लेंदी कैलकुलेशन होती। तो या तो हम एल को कांस्टेंट मान करके कर लें, हम इस बात को समझें कि वो एल पर डिपेंडेंट नहीं होगा इसलिए फाइनली वो कट जाएगा वैल्यू, या फिर हम उससे बचना चाहें तो हम अभी जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ उसके हिसाब से ये वाली इक्वेशन यूज करिए हमने, इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे जो हमने फाइंड आउट करी है। ठीक है, कोस अल्फा माइनस थीटा डी अल्फा एल अपॉन में आर इंटू डी थीटा, ये वैल्यू इसमें रख देंगे। तो एल अपॉन में आर डी थीटा रखेंगे तो देखो एक आर से ये एक आर कट जाएगा और ये जो नीचे एल था उससे यहाँ वाला ये एल कट जाएगा और साइन थीटा डी थीटा सिंपल बच जाएगा। क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा डी थीटा, 0 से थीटा नॉट में इंटीग्रेशन करना है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कोस थीटा, उसकी लिमिट रखेंगे 0 से थीटा नॉट तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा नॉट और फ्लक्स निकल के आ जाएगा क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। इस वाली कैलकुलेशन में कोई फ्लो नहीं है, 100% करेक्ट है। समझ में आ रही बात। इसमें हमने प्रॉपर तरीके से पहले ही डीएल को एलिमिनेट करके और ही फिर ही हम कोस अल्फा माइनस थीटा इंटू डी अल्फा की वैल्यू निकाल रखी है। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। अगर तुम सच में जे एडवांस के लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तुम्हें इस कैलकुलेशन में बहुत मज़ा आएगा, इन चीज़ों को समझने में बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, और जो डिस्क का डेरिवेशन है भाई वो मैंने करवा रखा, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तुम वो देख लेना। बाकी अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जहाँ पे तुम्हें सारी क्लासेस की अपडेट्स वगैरह वो सारी मिलती रहेंगी। और अपना माफियास डाउट क्लियर्स ग्रुप है जहाँ पर तुम डायरेक्टली मुझसे डाउट पूछ सकते हो, जो भी तुम्हारा डाउट हो मैं वहाँ पर टाइम टू टाइम डिस्कशन भी करता हूँ बच्चों के साथ में लाइव ऑडियो सेशन पर आकर के, तो वहाँ पर भी मुझसे तुम लाइव ऑडियो सेशन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम अपना जो डाउट ग्रुप है इन दोनों की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये नोट्स भी अगर तुम्हें इसके चाहिए होंगे तो वो नोट्स भी तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे, तो वहाँ जा करके ये दोनों ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी मिलते हैं अपन ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट के साथ में। बाय।